रेहान ने जब सारा मामला बयान किया तो वो घरवाली आंटी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुकी थी। उसके बाद जब जैसे ही खाली बर्तन देखकर रेहान ने उन्हें ताने मारना शुरू किए तो वो शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं जानते कि हमारे घर में ये पुरस्कार वाक़यात कैसे हो रहे हैं, लेकिन रेहान मानने को राज़ी न था और वो उन लोगों को ताने मारता रहा कि आपकी मेहमान नवाजी तो क्या कहने, आप तो खाली बर्तन ही मेहमान के आगे रख देते हो। अगर आप हमसे डायरेक्ट कहते कि हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम बिना शिकवा किए यहाँ से चले जाते, लेकिन किसी मेहमान के आगे खाली बर्तन रखना तो कोई आपसे सीखे। वाह, क्या मेहमान नवाजी है आपकी। वो आंटी और वो उनका शौहर वहीं पर खड़े खड़े रेहान की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद रेहान कहने लगा कि हमें मालूम था कि आप लोग हमारी मेहमान नवाजी इसी तरह करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि अमीर लोग ऐसे ही गरीब पने दिखाते हैं और इसी तरह कंजूस होते हैं और अमीर लोग दिल के बड़े गरीब होते हैं। लेकिन आज अपनी आंखों से भी हमने ये मामला देख लिया कि अमीर लोग कैसे होते हैं। उनकी हालत देखकर मैंने अपने बेटे रेहान से कहा, रेहान चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे हाथ जोड़े हुए देखकर रेहान कहने लगा कि अम्मी आप हाथ मत जोड़िए, वैसे भी अगर आप नहीं बोलती तो मैं इन्हें और कुछ बातें सुनाता। तभी रेहान फिर से बोला, आंटी आप तो अभी से ऐसे हो, भूखे पेट हमें घर से रुखसत कर रहे हो। हम तो ऐसे बेढंगे और कंजूस लोगों में अपनी बहन को नहीं देने वाले, क्योंकि आप लोग तो अभी से ऐसे हो, जब हमारी बहन आएगी तो फिर क्या होगा। वो औरत खामोशी से रेहान का मुंह तकते रह गई और हम दोनों माँ बेटे उसके बाद उनके घर से बाहर निकल आए। वो लोग तो हमें रोक भी ना सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि वो जो काम भी सीधा करते थे वो उल्टा हो जाया करता था। उन्होंने अभी तक सारे पुरस्कार वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे कि वो जब हमारे लिए खाना बना रहे थे तो किस तरह से कभी नमक ज़रा होता, कभी रोटी गायब होती, कभी सालन फर्श पर ढुल जाता। इसलिए बहुत डर रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें रोकने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा था। इसी तरह सारे दिन महीने गुजरते रहे। अब रेहान ने FA भी कर लिया था और मेरे घर की मेरी 2 बेटियों की शादी भी बहुत अच्छे तरीके से धूम धड़ाके से हो चुकी थी और ये सब कुछ रेहान ने ही किया था। जहेज में उसने हर चीज अपनी बहनों को दी थी, बस अंधे को क्या चाहिए था, 2 आंखें। और मैं बहुत खुश हो चुकी थी कि मेरे बेटे के साथ जो जिनजादी है वो तो बहुत अच्छी है, हर तरह का हमारा ख्याल रखती है। आज उसी की वजह से रेहान इस मुकाम पर पहुंचा था कि उसने अपनी बहनों की शादी इतनी धूम धड़ाके से की थी और जहेज में उसने कोई भी कमी पेशी नहीं आने दी थी। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं तो जिनजादी की अब बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुकी थी। अगर कोई मुझे कहता कि अपने बेटे का इलाज करवाओ और उससे जिनजादी को दूर करवाओ, उसके साथ जो हवाई चीज़ है किसी मोड़ पर उसे नुकसान न दे दे, तो मैं तो उसके साथ झगड़ लिया करती थी। मैं कहती थी कि तुम अपना काम से काम रखो और कह देती थी कि खबरदार अगर किसी ने मेरे बेटे का नाम लिया तो। मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, मैं उसका इलाज क्यों करवाऊँ आखिर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर मेरे बेटे का इलाज हो गया और वो मखलूक दूर चले गई तो हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा, और जिस तरह से हम आरामदायक ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं उस तरह से हमें ज़िंदगी कौन गुजरवाएगा। अब मेरे साथ लालच के साथ साथ ज़रूरत भी जुड़ चुकी थी। बस इसी लालच और इसी ज़रूरत ने आखिरकार मुझसे मेरा बेटा ले ही लिया। ये बताते हुए उस लड़के की माँ यानी कि वो बुजुर्ग खातून इतना रोई कि ऐसे लगता है जैसे वो आखिरी बार आज रो रही हैं, या फिर रोते रोते ही आज इसकी रूह परवास कर जाएगी। उसके बाद नर्स ने जैसे ही देखा हम दोनों को बात करते हुए उनकी तबीयत खराब होते हुए, तो नर्स ने आकर उन्हें इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो 1 घंटे के लिए नींद में चली गई। और उसके बाद मुझे 1 घंटा मजीद इंतजार करना पड़ा उनके होश में आने का। 1 घंटे के बाद जब उन बूढ़ी अम्मा को होश आया तो उन्हें मजीद आधा घंटा लगा। जब उन्हें ठीक तरह से होश आ गया तो मैं उनके सामने ही ठीक बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो बुजुर्ग खातून मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अभी तक आप बैठी ही हुई हो। तो मैंने कहा, हाँ दादी जी, अभी आपकी कहानी मैंने मुकम्मल तौर पर सुनी नहीं थी, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आपको होश आए और कब मैं आपकी आगे की दास्तान सुन सकूँ। तभी वो बोली, हाँ बेटी, आगे तो मेरे अंदर इससे ज़्यादा बोलने की ताकत नहीं, मुख्तसर ये कि मैं एक और वाक़या अपने बेटे का तुम्हें सुना देती हूँ, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जिनज़ादी और ये लोग कितनी खतरनाक चीज़ें होती हैं। और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ चंद सांसों की अमानत बची है, न जाने मेरी कौन सी सांस आखिरी हो जाए। तो सुनो बेटा, एक दिन की बात है, रेहान बाहर से वापस अपने घर की ही तरफ आ रहा था कि वहां पर ही चंद आदमी खड़े हुए बातें कर रहे थे। जब रेहान उनके पास से गुजरा तो वो सारे आदमी बोलने लगे, देखो देखो, ये रेहान बड़ा बना फिरता है, कहता है कि मैं बड़े बड़ों से मुकाबला कर सकता हूँ। बातें इसकी सुनो और फिर घर इसका देखो, घर की कोई ठिकाने नहीं है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि बस अल्लाह ही बचाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, आज तक मकान तो बना नहीं सका। मैं तो हैरान थी कि ये बातें रेहान ने बर्दाश्त कैसे कर ली थी, क्योंकि उसे तो ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं होती थी किसी की बात।
उसके बाद जब वो घर आया तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा सुर्ख थी, इतनी ज्यादा लाल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का खून करके आया हो। और वो अंदर आते ही गुस्से में बोला, मैंने पहले कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अम्मी आज मैंने फैसला कर लिया है। अपने इलाके की सबसे बड़ी कोठी हमारी ही होगी, उसे मैं खरीद कर ही रहूंगा। ठीक 10 दिन बाद काफी गुस्से में बैठकर अपने आप से ही वो बातें करते रहा, जैसे कोई और भी शामिल हो उसकी गुफ्तगू में। ऐसा लग रहा था जैसे रेहान अकेला नहीं बात कर रहा है, कोई और भी उसके आसपास मौजूद हो और वो उससे बातें कर रहा हो। उसके बाद वो गुफ्तगू करके जब कमरे से बाहर आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे पहले हुआ करता था वो। और उसके बाद थोड़ी देर मेरे पास बैठा और उसके बाद उठकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसके बाद रेहान उस अंदाज में बाहर आया जैसे किसी को वो अलविदा कर रहा हो, और वाकई में उसने अपनी जिंदादी को ही अलविदा किया था सेठ समान की कोठी में। क्योंकि सेठ समान हमारे इलाके का सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा रईसज़ादा था, और काम उसका था 2 नंबर का काला धंधा। नाजायज दौलत से उसने 3 कोठियां बनवाई हुई थी। एक में तो सेठ खुद रहता था और बाकी 2 को कभी कभी ही इस्तेमाल में लाया करता था वो। उस सेठ की एक ही बेटी थी। रेहान की जिंदादी उसके अंदर दाखिल हो गई, यानी उसके ऊपर सवार हो गई, और उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी तंग करने लगी। वो सेठ अपनी बेटी को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जा चुका था, मगर कोई बीमारी उसे ना होती। उसकी बेटी पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। कभी उसकी बेटी कहती कि बाबा ये घर छोड़ दो वरना वो मुझे मार डालेगी। सेठ बहुत ज्यादा परेशान होता और कहता कि बेटी तुमको तो कोई भी नहीं मार सकता है मेरे होते हुए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस लड़की को भी अब दौरे पड़ने लगे थे, और दौरे पड़ते पड़ते उसके भी हाथ पांव मुड़ जाया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लम्हे कुछ वक्त पहले रेहान के मुड़ा करते थे। माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे अपनी बेटी की इस तरह की गैर हालत को देखकर। एक दिन की बात है कि एक रात को सेठ की बीवी पानी पीने के लिए उठी तो वो चिल्लाए हुए अपने शौहर यानी कि सेठ को जगाने लगी। शौहर साहब यानी कि वो सेठ घबराकर हड़बड़ाकर उठ पड़ा और कहने लगा, क्या बात है बेगम? तभी उसकी बीवी बोली, वो देखो सामने देखो, क्या बात है, तुम्हें समझ में आ जाएगी। 100 फुट लंबा सामने हमारे ठीक इंसान खड़ा है, जल्दी से देखो, और वो हमें मारना चाहता है। सेठ साहब ने जब लाइट जलाई उस रूम की तो वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। तभी उसने कहा, सो जाओ बेगम, ये तुम्हारा वहम है, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। तो वो कहने लगी, जी ये मेरा वहम नहीं है, कल हमारे नौकर डरे थे और आज मैं डर गई हूँ, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर हमारी बेटी की तबीयत भी खराब पे खराब होती ही जा रही है, और वो भी ऐसे अजीबोगरीब ही चीजें बोलती है। दिन ब दिन उसकी तबीयत और गैर होती जा रही है। मुझे तो लगता है कि इस हवेली में कोई असेब आ चुके हैं। अब तो हमें हमारी बेटी की बात मानना चाहिए और हमें ये घर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारे पास और भी तो घर हैं, जरूरी है कि हम इसी घर में रहें। हमारी बेटी और हमारी जान से बढ़कर ये हवेली नहीं है हमारे लिए। कभी इस घर में दीवारों पर साए चलते हैं तो कभी कुत्ता, बिल्ली, गधा और कभी हैबतनाक आवाजें और उनकी शक्लें हमारी नजरों से गुजरती हैं। बेगम लाख कहती कि हमारी कोठी आसेब ज़दा हो चुकी है, हमें भी अब ये घर छोड़ देना चाहिए, यही हमारे लिए ठीक होगा। और वैसे भी हमारी बच्ची उनकी जद में आ चुकी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस हवेली को तर्क करना होगा और हमें अपनी बच्ची के खातिर कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा, वरना ये जो कोई भी है शराई मखलूक है, ये हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।